हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये यूटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 से रहने वाली है। और इस क्लास में हम एसएसटी के लिए 60 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों क्लास को शुरू करने से पहले साथियों आप सभी एक कॉपी और पेन ले लेंगे और उसमें 91 से और 150 तक क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। इस क्लास में हम 60 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और क्लास के अंत में आप पाएंगे कि आपके 60 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ऐसा करने से आप अपनी तैयारी का स्वयं से क्या कर पाएंगे, मूल्यांकन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए पहला प्रश्न। पहला जो साथियों प्रश्न है वो है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है। तो साथियों अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। और इन 12 अनुसूचियों में से हर पेपर में 2 से 3 प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न तो सीधा सीधा एसएसटी में ही पूछे गए हैं। 2024 का जो पेपर है उसमें 2 प्रश्न अनुसूचियों से सीधा सीधा एसएसटी से ही पूछे गए हैं। और हिंदी पेडालॉजी में भी यहाँ से क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार से सीडीपी में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो ये 12 अनुसूचियां हैं, इन 12 अनुसूचियों को हम एक अलग क्लास में डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए पहला प्रश्न। तो पहला जो हमें ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रीय ध्वज। अगर हम बात करें इन 12 अनुसूचियों में कहीं पे भी राष्ट्र ध्वज के बारे में किसी अनुसूची में वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अल्पसंख्यक समुदाय की अगर हम बात करें तो किसी भी अनुसूची में इसका वर्णन नहीं किया गया है। भले ही जो अनुसूची 5 है, अनुसूची 5 में इस प्रकार का वर्णन है कि जो पूरे भारत के एससी और एससी और जो एसटी जनजाति है इनका जो वर्णन है वो अनुसूची 5 में किया गया है कि पूरे भारत के एससी और एसटी जो जनजातीय क्षेत्र है उनका प्रशासन का वर्णन अनुसूची 5 में किया गया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अनुसूची 6 में तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जो जनजातीय क्षेत्र है उनका वर्णन अनुसूची 6 में किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगर हम बात करें सी है कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता। तो अगर हम बात करें अनुसूची 10 में इसी चीज का वर्णन किया गया कि जो दल बदल है इस चीज का वर्णन कौन से अनुसूची में किया गया है, 10वीं अनुसूची में किया गया है। अगर हम बात करें कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, तो जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 है, आप कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। तो साथियों आप क्या हो, एक टीचर हो। आपको क्या मानना है, एक टीचर के रूप में अपने आप को मानना है। तो आप क्या हो, कक्षा 8 के अध्यापक हो और आप क्या कर रहे हो, कक्षा 8 में क्या पढ़ा रहे हो, विविधता को पढ़ा रहे हो। ठीक है, आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे। आप क्या हो, कक्षा 8 को आप क्या पढ़ा रहे हो, विविधता वाला पाठ पढ़ा रहे हो। तो निम्न में से कौन से विधि को आप क्या मानेंगे, सबसे उचित मानेंगे। ठीक है, तो पहला दिया गया है कि विद्यालय के समीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का मॉडल बनाना। और अगला है पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा देने के बाद परीक्षा लेना। और सी है कि हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना। अब अगला देख लेते हैं। और अगला है ऑप्शन डी है कि भारत के राज्य के बीच नदी विवादों पर क्या करना है, निबंध। तो अगर हमें विविधता पढ़ाना है तो विविधता के लिए जो सबसे अच्छा इसमें से ऑप्शन माना जाएगा वो सी माना जाएगा कि हम क्या करेंगे, जब भारत के विभिन्न सांस्कृतिक जो प्रोग्राम होते हैं या नृत्य होते हैं उनके बारे में जब हम क्या कराएंगे, बच्चों से इस प्रकार के क्रियाकलाप कराएंगे तो बच्चे भारत के जितने भी
लोग हैं उन लोगों की क्या होती है, अपनी अपनी क्या होती है, संस्कृति होती है। तो इससे हम क्या है, विविधता को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो साथियों प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा, 93। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 93 है कि समुद्री स्थलाकृति के किस भाग में सामान्यतः खाइयां और कंदराएं पाई जाती है। हमें ऑप्शन दिया गया है कि गहरे समुद्री मैदान, और बी है महाद्वीपीय मगन तट, और सी है कि महाद्वीपीय ढाल, और डी है गियोट। ठीक है, गियो। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 94। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 94 है कि निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना कार्य मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। हमें क्या करना है, बच्चे का मूल्यांकन करना है, तो कौन सा महत्वपूर्ण है। पहला है कि कठोर ग्रेडिंग मानदंड, ठीक है, और अगला है कि समूह भागीदारी, और सी है कि परियोजना रिपोर्ट की लंबाई का आकार, और डी है कि शिक्षक प्राथमिकता। तो साथियों अगर हम बात करें, अगर हमें क्या करना है, मूल्यांकन करना है, तो मूल्यांकन का सबसे अच्छा परियोजना कार्य का क्या करना है, हमें मूल्यांकन करना है। तो इनमें से जो सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है समूह भागीदारी, ये इस प्रश्न का सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। आइए समझते हैं कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि अधिकतम वैधता की अवधि कितनी होती है। कि जो राज्यपाल द्वारा क्या किया जाता है, अध्यादेश जारी किया जाता है, उसकी जो वैधता है वो अधिकतम कितने समय तक रहती है। तो साथियों अगर हम बात करें कि अध्यादेश किसे कहते हैं, तो जब राज्य में जो दो सदन होते हैं, भारत में सिर्फ और सिर्फ कितने 6 राज्य ऐसे हैं जो द्विसदनात्मक है, बाकी सारे के सारे में एक ही सदन है जिसे हम विधानसभा कहते हैं। ठीक है, तो जब राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद क्या ना हो, कोई सा भी सदन नहीं चल रहा हो, तो ऐसे में राज्यपाल क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि राज्यपाल को जो ये अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, ये भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में है, तो 213 में है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जी भी क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, वो कौन से अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया है, तो 113। ठीक है, 123 में राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करते हैं, उसका वर्णन किसमें किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में। और जो राज्यपाल क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, उसका वर्णन 213 में किया गया है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति जी कब अध्यादेश जारी करते हैं, जब दोनों जो सदन हैं, दोनों सदनों का जो सत्र है, सत्र नहीं चल रहा होता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, उसका वर्णन हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 123 में किया गया है। ठीक है, और अगर साथियों हम बात करें कि अधिकतम जो इसकी अवधि है वो कितनी होती है, तो 6 सप्ताह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 96। आइए समझते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार संबंधित है। हमें ऑप्शन दिया गया कि सैन्य कार्यवाही से संबंधित है, असम समझौते से संबंधित है, या द्रविड़ आंदोलन से संबंधित है, या नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। तो साथियों अगर हम बात करें कि ऑपरेशन जो ब्लू स्टार है ये किससे संबंधित है, ये सैन्य कार्यवाही से संबंधित है। अगर हम बात करें कि ये सैन्य कार्यवाही कहां के लिए की गई, तो जो स्वर्ण मंदिर है, ठीक है, जो स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर पर कुछ उग्रवादियों द्वारा क्या किया गया था, कब्जा किया गया था। ठीक है, तो उस कब्जे से हटाने के लिए या मुक्त करने के लिए क्या चलाया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। ये क्या है, सैन्य कार्रवाई है उन उग्रवादियों के खिलाफ जिन्होंने जो स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 97। आइए समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन नियमों विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा। हमें ऑप्शन दिया गया कि परियोजना कार्य,
और बी है समूह चर्चा, और सी है किताब पढ़ना, और डी है निबंध लिखना। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न की सही उत्तर की, तो इसके लिए जो सही उत्तर हो जाएगा, सबसे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है, ये इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगर हमें नियमों और विनियमों के मूल्यों पे क्या करना है, हमें सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देना है, तो हमें क्या है, समूह चर्चा पर सबसे ज्यादा बल देना चाहिए। परियोजना कार्य भी अच्छा है, लेकिन जो सबसे सटीक हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। ठीक है, समूह चर्चा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 98, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। हमें ऑप्शन दिया गया है 2010, 2015 और 2018 और 2022। तो साथियों अगर हम बात करें कि नीति आयोग को इससे इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो नीति आयोग को इससे पहले योजना आयोग, किस आयोग के नाम से, योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। तो प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग नाम पढ़ने से पहले किस नाम से जाना जाता था, तो योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2015 में की गई। और अगर हम बात करें, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के क्या होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ही क्या होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या नीति आयोग संवैधानिक संस्था है या असंवैधानिक या गैर संवैधानिक संस्था है, तो नीति आयोग क्या है, गैर संवैधानिक संस्था है। संविधान में इसका वर्णन कहीं पर भी नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था, 2015 इस प्रश्न का सही उत्तर था। ठीक है, अगला जो साथियों प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 99। आइए समझते हैं कि राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक को लागू होने हेतु अधिकतम रोका जा सकता है। हमारे पास ऑप्शन दिया गया कि 1 माह के लिए और 3 माह के लिए और 6 माह के लिए और 14 दिन के लिए। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा द्वारा जो धन विधेयक है वो लागू होने कितने दिन तक रोका जा सकता है लागू होने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के लिए रोका जा सकता है। इससे ज्यादा जो राज्यसभा है, राज्यसभा धन विधेयक को नहीं रोक सकती है। और फिर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो धन विधेयक है, धन विधेयक कौन से सदन द्वारा लाया जाता है, लोकसभा द्वारा लाया जाता है या राज्यसभा द्वारा लाया जाता है। तो धन विधेयक को पहले लोकसभा में लाया जाता है और लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है, और राज्यसभा में भेजने के बाद या राज्यसभा से स्वीकृति मिलने के बाद उसे राष्ट्रपति जी के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से साथियों आपको अलग अलग प्रकार से क्या पूछे जा सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए जो ये चर्चा की जा रही है चारों के चारों ऑप्शनों पे, इन सबको आप क्या करेंगे, डिटेल से या ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 100 को। निम्नलिखित हिमालय वृक्षों या त्रोष्टों का उत्तराखंड में दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम बताना है। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, कि जो निम्नलिखित में हिमालय वृक्षों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर है, इसका जो सही क्रम होने वाला है, तो इसके लिए सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। कि सबसे पहले क्या है, हिमालय और अग्र वृक्ष, और उसके बाद है मुख्य सीमांत, और उसके बाद है मुख्य सीमांत वृक्ष, और उसके बाद मुख्य केंद्रीय वृक्ष, और उसके बाद ट्रांस हिमालय, ठीक है, या हिमाद्री वृक्ष। तो साथियों ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 101। निम्नलिखित में से कौन सा लेख रीट उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को किसी विशेष मामले में कार्रवाई करने से रोकने के लिए जारी करता है। हमारे पास ऑप्शन दिया गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, और बी है परमादेश, और सी है
प्रतिषेध और डी है अधिकार पृष्ठता। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि रीट के संबंध में जो उच्च न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, इसके संबंध में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसके संबंध में जो ऑप्शन नंबर जो सी है प्रतिषेध सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 102। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का औसत जनसंख्या घनत्व। तो साथियों अगर हम बात करें, पहला कथन है या पहला ऑप्शन है 382 और अगला है 325 और अगला है 216 और अगला है 117। तो अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व, तो ये हमने कल भी समझा था, जो इससे पहले वाली कल वाली जो हमारी प्रैक्टिस सेट क्लास थी उसमें हमने समझा था कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या है उसे ही क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या है उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत का जनसंख्या घनत्व औसत कितना है, तो कितना है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 382। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व है कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा, ये हमने कल वाले क्लास में भी समझा था। कितना हो जाएगा, 189 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो भारत है, भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, तो ये भी हमने कल वाली क्लास में समझा था कि सबसे ज्यादा बिहार का, और बिहार के बाद किसका है, पश्चिम बंगाल का है, और पश्चिम बंगाल के बाद किसका है, केरल का है। ठीक है, इस प्रकार से हमने कल वाले क्लास में समझा था। और अगर हम भारत की बात करें, भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में कितने, 382 लोग रहते हैं, और उत्तराखंड की बात करें तो 189 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो साथियों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, 103। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 103 है कि सामाजिक अध्ययन के क्या कार्य हैं, कि जो सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन के क्या कार्य हैं। पहला कथन दिया गया या ऑप्शन दिया गया कि सामाजिक अनुभव प्रदान करना, कि सामाजिक अध्ययन का क्या कार्य है, कि सामाजिक अनुभव को प्रदान कराना, और बी है कि सामाजिक ज्ञान की वृद्धि करना, और सी है सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, और डी है कि उपयुक्त सभी। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। खोलो खोलो खोलो। अच्छा नमस्ते। हाँ तो जरा लाइव नोटी। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 104। आइए समझते हैं। अंतरिम सरकार जो 14 अगस्त 1946 को बनी थी की अध्यक्षता की गई, कि जो अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो साथियों पहले हमें यह समझना जरूरी है कि अंतरिम सरकार का मतलब क्या है। जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के समय हमारे देश में क्या नहीं थी, सरकार नहीं थी, स्थायी सरकार नहीं थी। जिस प्रकार से वर्तमान समय में लोकसभा, राज्यसभा, इस प्रकार से उस समय सरकार नहीं थी, तो सरकार के रूप में कौन काम कर रहा था, जो हमारी संविधान सभा है। हमारी जो संविधान सभा है, संविधान सभा ही उस समय क्या कर रही थी, अंतरिम सरकार के रूप में काम कर रही थी। एक तो वो क्या कर रही थी, देश के लिए संविधान का निर्माण कर रही थी, और दूसरा अंतरिम सरकार के रूप में काम भी कर रही थी। तो बताया जा रहा है या पूछा जा रहा है कि अंतरिम सरकार का जो उस समय अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके, संविधान सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे, तो इन्होंने तो नहीं करी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल या जीपी पंत, और अगला है डी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या कर रहे थे, अंतरिम सरकार की क्या कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। अगला प्रश्न यहां से किस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार ने कब से काम करना शुरू करा और कब तक। तो जब तक हमारा जो संविधान है, संविधान लागू नहीं हो जाता है, या संविधान लागू होने के बाद भी जब तक प्रथम आम चुनाव नहीं होता है। और अगर हम बात करें कि प्रथम आम चुनाव कब होता है, तो प्रथम आम चुनाव 1952 और 1953, 1952 और 53 में क्या होता है, प्रथम आम चुनाव होता है। और प्रथम आम चुनाव तक जब तक सरकार नहीं चुनी गई, तब तक इन्होंने ही क्या करा, जो
संविधान सभा है, संविधान सभा ने ही क्या करा, अंतरिम सरकार के रूप में क्या करा, तब तक काम करा। ठीक है, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम आम चुनाव कब हुए, तो 1952 के अंत में शुरू हुए और शुरुआत में 1953 के खत्म हुए या पूरे हुए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो साथियों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 105। आइए समझते हैं कि सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझाने में सहायता करता है। कि जो निदानात्मक शिक्षण है ये हमने पिछले वाले क्लास में भी समझा था। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि जो हम 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करे थे वहीं से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, कम से कम 6 से 7 प्रश्न सीधे सीधे वहीं से पूछे गए हैं या घुमा फिरा के पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, पहला कथन है या ऑप्शन है कि सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। तो हमने समझा था इससे पहले वाली क्लास में कि निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं और उपचारात्मक परीक्षण किसे कहते हैं। तो निदानात्मक में हमने क्या समझा था कि इसमें हम बच्चे की कमजोरी या बच्चे की समस्याओं का क्या लगाते हैं, पता लगाते हैं कि बच्चे को सीखने में कहाँ दिक्कत आ रही है। और अगर हम बात करें उपचारात्मक परीक्षण में, तो उपचारात्मक परीक्षण में हम जहां पे बच्चे को सीखने में क्या आ रही हो, दिक्कत या परेशानी आ रही हो, ठीक है, उन चीजों का हम क्या करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण में उसका उपचार करते हैं। ठीक है, और पहला कथन क्या दिया गया कि हम कठिनाइयों का क्या करते हैं, सामना कर रहा है उस चीज का पता लगाते हैं। और बी है कि पुनरावृत्ति किस प्रकार से विद्यार्थी की सहायता करता है। और अगला है कि इसके विद्यार्थी, मतलब इससे विद्यार्थी क्या करते हैं, बुद्धिमान है, मतलब उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान है इस चीज का पता लगाते हैं। निदानात्मक में हम इस प्रकार का पता तो नहीं लगाते हैं। और अगला है कि प्रकरण का वह भाग जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अगर साथियों हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं कि बच्चे को कहां कठिनाइयां आ रही है, बच्चा कहां पर क्या कर रहा है, कठिनाइयों का सामना कर रहा है, इन चीजों का हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा, 105। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा है, 106। 105 हमने समझ लिया है, 106 आइए समझते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित राज्यों के लिए कितने स्थान आरक्षित है। बताया गया है या पूछा गया है कि जो हमारी लोकसभा है, जो हमारी संसद है साथियों, संसद, ठीक है, यहां से भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि जो संसद है, संसद के कितने सदन हैं, संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा है, ठीक है, और दूसरा सदन कौन सा है, राज्यसभा है। दूसरा कौन सा सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, ये संसद के 2 सदन हैं। अगर हम अंग की बात करें तो संसद के कितने अंग है, अंग 3 हैं। कौन कौन से 3 हैं, तो 2 तो यही हो जाएंगे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, और तीसरा जो अंग होता है वो राष्ट्रपति जी होते हैं। कौन, राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, ये संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये संसद के 3 अंग होते हैं और सदन 2 होते हैं। तो यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा में राज्यों, जो 28 राज्य है, 28 राज्य हैं हमारे देश के, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि जो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनसे कितने स्थान आरक्षित है इनके लिए। तो साथियों अगर हम बात करें कि जो लोकसभा है, लोकसभा में टोटल अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 550 हो सकते हैं या 550 हो सकते हैं। तो उसमें बताया गया है कि 550 में से 530 जो सदस्य है ये कहां से होंगे, तो ये राज्यों से होंगे। ये कहां से होंगे, ये राज्यों से होंगे। ठीक है, और अब जो कितने 20 जो सदस्य बचे वो कहां से होंगे, तो ये 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। केंद्र शासित जो प्रदेश हैं
इन केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य होंगे? तो 20 सदस्य होंगे। अगर हम बात करें कि वर्तमान समय में जो लोकसभा है, लोकसभा के कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान समय में लोकसभा में कितने सदस्य साथियों? 543 सदस्य है। यहां से आपको अलग अलग प्रकार से क्या पूछा जा सकता है? प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर जो 20 है वो सही उत्तर हो जाएगा, या बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा विधायन, ठीक है, विधायन योग्य विषयों को रखा गया है कि ऐसे कौन सी सूची है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या कर सकती है? नियम बना सकती है। ऐसी कौन सी सूची है? तो साथियों जो हमारी 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियों में से जो 7वें नंबर की अनुसूची है, 7वें नंबर की अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। किसका? शक्तियों का बंटवारा किनके बीच किया गया है? तो केंद्र सरकार, ठीक है, और जो राज्य सरकार है, इनके बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिनमें केंद्र सरकार नियम बनाती है, बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिनमें राज्य सरकार नियम बनाती है, और एक इनमें से और है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है? समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों क्या करते हैं? मिलकर नियम बनाते हैं। ठीक है, तो हमें यही पूछा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा विधेयन योग्य विषय। तो संघ सूची में केंद्र सरकार नियम बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार नियम बनाती है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य मिलकर नियम बनाते हैं। हमें केंद्र और राज्य दोनों के बारे में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और साथ में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच? ठीक है, तो 7वीं अनुसूची, और इससे पहले हम 10वीं अनुसूची समझ ही चुके हैं कि उसमें दल बदल के बारे में दिया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 108, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 108 के निम्न में से कौन सामाजिक अध्ययन प्रयोगशाला का श्रव्य उपकरण नहीं है? हमें पूछा गया है कि कौन सा श्रव्य उपकरण नहीं है। तो हमें पहला दिया गया है कि टेलीविजन, और अगला है रेडियो, और अगला है ग्रामोफोन, और अगला है कि टेप रिकॉर्डर। तो साथियों अगर हम बात करें तीन, तो इनमें ऐसे हैं जो श्रव्य उपकरण हैं। ठीक है, किसके? सामाजिक प्रयोगशाला के। लेकिन एक इनमें ऐसा कथन है जो क्या नहीं है? श्रव्य उपकरण ना होकर दृश्य उपकरण है। दृश्य और श्रव्य टेलीविजन क्या है? टेलीविजन को हम देख भी सकते हैं और हम सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और साथियों आशा करता हूं कि इस क्लास को करने में आपको क्या आ रहा होगा? मजा आ रहा होगा, क्योंकि इसमें चारों के चारों ऑप्शनों को डिटेल में समझाया जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, निम्न देशों में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है? जो हमने 2019 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो पहला कथन दिया गया हमें, या पहला ऑप्शन है कि स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और कनाडा और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि ब्रिटेन का क्या नहीं है? लिखित संविधान नहीं है। और अगर हम बात करें, प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि किस देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो हमारे भारत देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पद्धति पर निर्भर करता है? कि जो सामाजिक विज्ञान का जो अनुसंधान है वो मुख्य रूप से किस पद्धति पर क्या करता है? निर्भर करता है। हमें पहला दिया गया है कि प्रयोगशाला, और दूसरा है गणितीय गणना, और तीसरा है कि क्षेत्र अवलोकन और सर्वेक्षण, और अगला है कि अनुवांशिक विश्लेषण। तो साथियों अगर हम बात करें सामाजिक विज्ञान का जो अनुसंधान मुख्य रूप है वो कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रीय
अवलोकन और संप्रेक्षण, ये इसका क्या हो जाएगा, सबसे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 111, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 111 है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ प्रदान करवाता है? कि जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं, राष्ट्रपति क्या होते हैं, हमारे देश के प्रथम नागरिक भी होते हैं, ठीक है। तो यहां पर यही पूछा जा रहा है कि हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रथम नागरिक को कौन शपथ दिलाता है जब वो पद ग्रहण कर रहे होंगे, ठीक है। पहला कथन दिया गया है कि प्रधानमंत्री जी हमारे राष्ट्रपति को क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे। और अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष, और अगला है भारत के उपराष्ट्रपति, और डी है भारत का मुख्य न्यायाधीश। कि जो भारत का क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 112, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 112 है, पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, जो भारत के संविधान की क्या है, प्रस्तावना है, उसमें कब जोड़ा गया? हमें पहला कथन दिया गया है कि 39वें या 39वें जो संविधान संशोधन है उसमें, अगर हम बात करें कि 39वें संविधान संशोधन में जो भारत का संविधान है उसमें कौन सा था, 39वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया? तो इसमें जैसे राष्ट्रपति है या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री, इनका जो निर्वाचन है, इनके निर्वाचन के जो दायरे हैं उसको सर्वोच्च न्यायालय से अलग रखा गया। कब? ये कब हुआ? तो ये 1975 में, ठीक है। 1975 में क्या हुआ, 39वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और जो प्रधानमंत्री है, इनका जो निर्वाचन है, इनके निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र से अलग रखा गया, ठीक है। क्यों रखा गया? क्योंकि इसी समय, जब उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी, तो इंदिरा गांधी ने उस समय 1975 में क्या लगाया था, आपातकाल लगाया था, ठीक है। और आपातकाल भी 3 प्रकार के होते हैं, उसे हम अगले किसी क्लास में समझेंगे। और अगर हम बात करें इसी प्रकार से कि 41वां जो संविधान संशोधन है, 41वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है कि जो राज्य है और राज्य में जो लोक सेवा आयोग, राज्यों में जो लोक सेवा आयोग, ठीक है, लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी जो उम्र है वो 60 से बढ़ाकर कितना कर दी गई, 62 कर दी गई या 62 कर दी गई। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो 42वां संविधान संशोधन है, 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारी चीजों को क्या करा गया, संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है पेपर में कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूट कहा जाता है या लघु संविधान कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 44वें संविधान संशोधन, तो 44वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, जो संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर किस में रखा गया, तो उसे जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 300A है, अनुच्छेद 300A में रखा गया। और अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है, 42वां जो संविधान संशोधन है, 42वें संविधान संशोधन में ही क्या किया गया, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्दों को जोड़ा गया। और तीसरा शब्द कौन सा था, अखंडता। तीसरा कौन सा था, 3 शब्दों को जोड़ा गया तो अखंडता। अगला प्रश्न अखंडता था। और अगला प्रश्न यहां से किस प्रकार से पूछा जा सकता है, अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसमें अभी तक कितने बार संशोधन हो चुके हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अभी उसमें एक बार क्या हुआ, संविधान संशोधन हुआ। और वो कब हुआ, 42वां जो संविधान संशोधन है वो कब हुआ, 1900 कब हुआ, 1976 में हुआ।
अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 113, मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है। तृतीय आंकड़ों का है, या जेनरिक आंकड़ों का है, या प्राथमिक आंकड़ों का है, या द्वितीयक आंकड़ों का है। तो साथियों, जो मौसम संबंधी उपकरण है उनके द्वारा मौसम से संबंधित जो आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं या जो सूचनाएं एकत्रित की जा रही है, ये कौन सा उदाहरण होगा? तो ये प्राथमिक आंकड़े होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा हो जाएगा? 114। आइए समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है? हमें पहला दिया गया कि भैरव दत्त पांडे की जीवनी, ठीक है, और अगला है कि चिपकू आंदोलन पर रिपोर्ट करने वाला एक अखबार, और सी है आसकोट से आराकोट अभियान के दौरान शेखर पाठक द्वारा लिखी गई एक डायरी। तो यही क्या हो जाएगा? ये ही प्राथमिक क्या हो जाएगा? स्रोत हो जाएगा कि आसकोट से आराकोट अभियान के दौरान जो शेखर पाठक है उनके द्वारा जो लिखी गई डायरी है वही क्या है? प्राथमिक स्रोत माना जाता है। जो जैसे इससे पहले हमने कौन सा समझा था? इससे पहले हमने मौसम विज्ञान से संबंधित समझा था। तो जो मौसम विज्ञान से संबंधित जो उपकरण है उनके द्वारा जो एकत्रित की गई सूचनाएं वो भी प्राथमिकता, और यहां पर ये प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 115। आइए समझते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को संबद्ध किया गया? 42वां संविधान संशोधन भी हमने अभी समझा था, और 44वां भी हमने अभी समझ लिया था। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो 86वां जो संविधान संशोधन है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? मूल कर्तव्य कितने हैं साथियों? मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। और इससे पहले कितने? 86वें संविधान संशोधन से पहले मूल कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो 10 थे। लेकिन जो 86वां संविधान संशोधन है उसके तहत क्या किया गया कि जो माता पिता या जो प्रतिपाल्य है, माता पिता या जो प्रतिपाल्य है उनका कि ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को क्या करेगा? शिक्षान प्रदान करने के लिए क्या करेगा? प्रयास करेगा कि वो अपने बच्चों, या अपने बच्चे कह सकते हैं या प्रतिपाल्य कह सकते हैं, कि उनको शिक्षा दिलाएगा। ठीक है, ऐसा प्रावधान 86वें संविधान संशोधन कब हुआ? 86वां संविधान संशोधन तो ये 2002 में हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 116, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो अगर हम बात करें कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, हमें ऑप्शन दिया गया है 1953 और 1954 और 1955 और 1956। तो साथियों आइए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, और यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना क्यों की गई? जब हमारा देश क्या होता है? आजाद होता है। तो आजाद होने के बाद भाषा के आधार पर क्या होने लगती है कि नए राज्यों की मांग होने लगती है, कि हमें क्या चाहिए? भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने हैं, इस प्रकार की मांग होने लगती है। और इसके लिए भाषा के आधार पर जो नया राज्य बनाया गया, या सबसे पहला राज्य बनाया गया, वो कौन सा बनाया गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को क्या बनाया गया? भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया। ठीक है, तो उसी के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया कि भाषा के आधार पर हमें किन को नया राज्य बनाना चाहिए, किन्हें नहीं बनाना चाहिए। उसी के लिए क्या किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई या गठन किया गया। अगर हम बात करें कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, गठन की अगर हम बात करें तो गठन 1953 में होता है। अगर हम बात करें कि ये पारित किस वर्ष होता है, तो ये पारित ऑप्शन नंबर जो डी है 1956 में होता है। और 1956 में इसके तहत 14 राज्य
14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और 14 राज्य बनाए गए। तो यहां से इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसके तहत 1956 में कितने नए राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, तो 14 राज्य और 6 नए केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 117। आइए समझते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद में सबसे कम लिंगानुपात पंजीकृत किया गया है। अगर हम बात करें कि लिंगानुपात किसे कहते हैं, पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। तो अगर हम बात करें, हमें ऑप्शन है कि टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हरिद्वार हो जाएगा। हरिद्वार में उत्तराखंड में क्या है, सबसे कम लिंग अनुपात है, वो कितना हो जाएगा, तो हरिद्वार में कितना है 889। ठीक है, पर 1000 पुरुषों पर हरिद्वार में कितनी महिलाएं हैं, तो 889 है। इसी प्रकार से अगर हम पूरे उत्तराखंड की बात करें कि उत्तराखंड का जो लिंग अनुपात है वो कितना है, तो उत्तराखंड का लिंग अनुपात कितना हो जाएगा साथियों, आप इन आंकड़ों को नोट करें क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तराखंड का कितना हो जाएगा, 963 हो जाएगा। ठीक है, पूरा उत्तराखंड का, ये हरिद्वार का था। और इसी प्रकार से अगर हम पूरे उत्तराखंड की बात करें 963 हो जाएगा कि पर 1000 पुरुषों पर उत्तराखंड में कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, तो 963। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें पूरे भारत की, पूरे भारत में 1000 पुरुषों पर कितनी 943 महिलाएं। ठीक है, तो साथियों ये क्या हो जाएगा, हरिद्वार का लिंगानुपात हो जाएगा, ये हमारे उत्तराखंड का हो जाएगा और ये भारत का लिंगानुपात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर जो बी है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान में संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, कि अगर भारत के संविधान में क्या करना है, संशोधन करना है, तो उसकी प्रक्रिया कहां प्रारंभ की जाती है, केवल केंद्र द्वारा, केवल राज्य द्वारा, राज्यों द्वारा और केवल केंद्र और राज्य दोनों द्वारा। और अगला है डी है राज्य की सहमति पर केंद्र द्वारा। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकती है, केंद्र सरकार ही कर सकती है। भारत की जो संसद है, संसद में ही क्या होता है, संविधान में संशोधन होता है। किसी भी राज्य के पास इस प्रकार की शक्ति नहीं दी गई है कि वो भारत के संविधान में संशोधन कर सकें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 119। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमें ऑप्शन दिया गया है बॉक्साइट और अगला है मैग्नीज और लो अयस्क और सोना। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि झारखंड में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है, तो लो अयस्क इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों जितने भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं ये ज्यादा से ज्यादा किन राज्यों में पाए जाते हैं, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, या उड़ीसा हो गया, या पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, इन राज्यों में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 120। आइए समझते हैं, निम्न सरकारों में से कौन सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। हमें पहला ऑप्शन दिया गया कि संसदनात्मक और अध्यक्षात्मक और संघात्मक, और डी है कि एकात्मक। तो अगर हम बात करें कि कौन सी सरकार क्या करती है, सामूहिक उत्तरदायित्व पर क्या करती है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों पर काम करती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो संघात्मक, जो संसदात्मक जो क्या होती है, संसदात्मक जो सरकार होती है वही क्या करती है, सामूहिक सिद्धांतों पर क्या करती है, काम या कार्य करती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए समझते हैं, उत्तर भारत के निम्नांकित शासकों और वंशों का उसके सत्ता के केंद्र से मिलान कीजिए। सूची स्पष्ट और सूची 2 का क्या करना है, हमें अध्ययन करके हमें क्या करना है, उनके सही मिलान करने। तो अगर हम बात करें कि जो फोकरी है, फोकरी का जो सही मिलान हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा कि कन्नीज। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो सेकंड का कौन सा हो जाएगा, सेकंड का
थानेश्वर हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें शशांक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर चौथा हो जाएगा कि बंगाल गॉड। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें मैत्रक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा या सही मिलान क्या हो जाएगा? पल्लवी। तो साथियों ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो डी है, ऐसा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 122। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 122 है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा पश्चिम यूरोप की गर्म जलवायु के लिए उत्तरदायी है? हमें पहला दिया गया है कि क्यूरेशिया धारा। ठीक है, तो जो क्यूरेशिया जलधारा है ये कैसी जलधारा है? तो साथियों ये गर्म जलधारा है। क्यूरेशिया जो जलधारा है ये कैसी जलधारा है? तो ये गर्म जलधारा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें कैनेरा, तो ये कैसी है? ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसकी? लैब्राडोर, तो लैब्राडोर भी कैसी जलधारा है? ये भी ठंडी जलधारा है। ये कैसी जलधारा है? ये भी ठंडी जलधारा है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि गल्फ स्ट्रीम, तो गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? तो ये गर्म जलधारा है। और हमें पूछा गया है कि कौन सी महासागरीय धारा पश्चिम यूरोप की गर्म जलवायु के लिए उत्तरदायी है? तो यूरोप में जो गर्म जलवायु के लिए उत्तरदायी जो जलधारा है वो कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 123। आइए समझते हैं कि अकबर के काल में निम्न में से या निम्नांकित में से कौन एक भूमि का प्रकार नहीं है? तो साथियों ये प्रश्न जो हम 2019 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करे थे उसमें भी पूछा गया था। उसमें इस प्रकार से पूछा गया था कि अकबर के शासनकाल में जो भूमि है, भूमि कितने प्रकार की थी? ठीक है, तो उसमें 4 प्रकार के बारे में हमने समझा था। और यहां पर पूछा गया कि कौन सा एक भूमि का प्रकार नहीं है? तो पहला है प्लोज, ये भी है, और अगला है पडोती, ये भी है, और चांचर भी है। लेकिन जो ये क्या दिया गया है कनकूट, ये क्या नहीं है? अकबर के शासनकाल की भूमि का एक प्रकार नहीं है। इसके जगह चौथा कौन सा हो जाएगा? अगला बंजर हो जाएगा। कौन सा? चौथे नंबर पर कौन सा हो जाएगा? बंजर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये क्या नहीं है? अकबर के शासनकाल का क्या नहीं है? भूमि का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है इसे यही समझ लेते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? हमें बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा बड़ा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला दिया गया है कि जिम कॉर्बेट, और दूसरा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, और अगला है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड के किस जिले में है या किस जनपद में है? तो नैनीताल में है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तभी ये बताया जा रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के किस जिले में है? तो नैनीताल में है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें गंगोत्री, तो ये उत्तरकाशी में है। ये कहाँ है? उत्तरकाशी में। और अगर हम बात करें गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी कहाँ है? ये भी उत्तरकाशी में है। और अगर हम बात करें राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये 3 राज्यों में या 3 जिलों में है। राज्य नहीं साथियों, राज्य तो अपना उत्तराखंड हो जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें जिले की तो देहरादून और हरिद्वार, और अगला कौन सा हो जाएगा? तीसरे नंबर पर पौड़ी। ठीक है, ये 3 जिलों में है कौन? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम बात करें कि इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है ये इन तीनों में से बड़ा है, और ये कहाँ है? उत्तरकाशी में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 120-25। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 125 है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा यात्री एक चिकित्सक, राजनीतिक और दार्शनिक और इतिहासकार था? मतलब चिकित्सक भी थे और राजनीतिक भी थे और साथ में दार्शनिक भी थे और इतिहासकार भी थे। तो ऐसे कौन थे? तो हमें पहला दिया गया है कि बारबोसा, और अगला है डेब्रनियर, और अगला है बर्नियर, और
अगर हम बात करें चौथे की तो कौन सा है, रोबोट नोबिली। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 125। आइए समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यात्री चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार था। कि जो चिकित्सक भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे और दार्शनिक भी थे और इतिहासकार भी थे, ऐसे कौन से हैं। तो अगर हम बात करें, पहला है कि बरसोबा और डेबर्नियर, और अगला है बर्नियर और रॉबर्ट नोबिली। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये एक चिकित्सक भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, दार्शनिक भी थे और इतिहासकार भी थे। इतनी ज्यादा इनके अंदर क्या थी भाई, कलाएं थी, या इतने ज्ञान के ये क्या थे, धनी थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 126। निम्नलिखित में कौन सामाजिक विज्ञान अध्ययन का क्या नहीं है, पारंपरिक शिक्षण पद्धति नहीं है। पहला दिया गया है कि परियोजना विधि, और अगला है कि प्रयोगशाला, और सी है पाठ्य पुस्तक विधि, और डी है कहानी कहने की विधि। तो प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन का क्या है, पारंपरिक शिक्षण पद्धति है। पारंपरिक शिक्षण पद्धति का मतलब क्या हो जाएगा कि जो पहले से चली आ रही परंपरा है, ऐसी कौन सी शिक्षण पद्धति है सामाजिक विज्ञान की। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें आधुनिक दृष्टि से, तो आधुनिक दृष्टि से हम जो परियोजना कार्य कराते हैं इन्हें भी महत्वपूर्ण मानते हैं, और प्रयोगशाला विधि भी महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, या क्षेत्र भ्रमण भी हम महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन अगर हम परंपरा की बात करें, परंपरा शिक्षण की पद्धति कौन सी थी सामाजिक विज्ञान में, तो इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 127। निम्नांकित में से इसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हमारे पास महात्मा गांधी और एस.एन. बनर्जी, और सी है कि बी.जी. तिलक, और डी है एम.ए. जिन्ना। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 128। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 128 के निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन सा अभिलेख स्कंदगुप्त के काल में हूण आक्रमण का उल्लेख करता है। मथुरा का अभिलेख, या भित्री का अभिलेख, या जूनागढ़ का अभिलेख, या सांची का अभिलेख। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। भित्री का जो अभिलेख है ये स्कंदगुप्त के काल में जो हूण आक्रमण है, हूण आक्रमण का जो वर्णन करता है या उल्लेख करता है, तो भित्री अभिलेख करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 129। निम्नांकित किन दो नदियों के मध्य रायचूर दोहाब, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, ये सीटेट में भी पूछा गया है और यूटेट में भी पूछा गया है कि रायचूर जो दोहाब है वो किन दो नदियों के बीच है। पहला दिया गया है कि कृष्णा और गोदावरी, और अगला है कि गोदावरी और तुंगभद्रा, और अगला है कि तुंगभद्रा और कृष्णा, और डी है कृष्णा और नर्मदा। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो सी है, तुंगभद्रा और कृष्णा के मध्य क्या है, रायचूर दोहाब है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 130। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 130 है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता उच्च जैव विविधता और घनी वनस्पति है। टुंड्रा, मरुस्थल और वर्षावन, और अगला है घास के मैदान। तो साथियों हमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा स्थल है या ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो वर्षावन हो जाएगा। क्यों वर्षावन हो जाएगा, क्योंकि वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ,
उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है और बारिश के कारण जो यहाँ के जो ये वन होते हैं ये सदाबहार वन होते हैं और सदाबहार वन में बहुत सारी जो वनस्पति है, बहुत सारी वनस्पति उगती है। ठीक है, और ये वन कैसे होते हैं, बहुत घने होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है 131। पृथ्वी के वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत है जहां सबसे अधिक मौसमी घटनाएं घटित होती है। इस प्रश्न को तो साथियों हम बहुत बार कर चुके हैं और यहां से भी जो वायुमंडल की 5 परतें हैं, हर एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें पूछा जा रहा है कि किस परत में क्या है, मौसम संबंधित घटनाएं सबसे ज्यादा होती है। तो क्षोभ मंडल में क्या होती है, मौसम संबंधित घटनाएं सबसे ज्यादा होती है। अगर हम बात करें समताप मंडल में क्या पाई जाती है, O3 या ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि O3 या ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, किस मंडल में स्थित है। तो समताप मंडल में है और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आने वाला है 16 सितंबर, अब आने वाला भी है। ठीक है, अगला है कि मध्य मंडल। और अगर हम बात करें मध्य मंडल, तो मध्य मंडल में जो उल्कापिंड होते हैं, उल्कापिंड इस मंडल में आते आते क्या हो जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं। अगर हम बात करें तापमंडल, तो तापमंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आयन मंडल से जाना जाता है, आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। तापमंडल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ ये मंडल सबसे गर्म होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि आयन मंडल में क्या होता है, जो रेडियो तरंगे होती है, रेडियो तरंगे यहाँ से क्या की जाती है, इस मंडल में भेजी जाती है और यहाँ पर क्या होते हैं, कृत्रिम उपग्रह होते हैं और उन कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा फिर यहाँ वहाँ से जो ये रेडियो तरंगे हैं ये पूरे विश्व के लिए प्रसारित की जाती है। या यहाँ पर जैसे हम मान लो कि हम अपने घरों में कोई सा भी क्या देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, जैसे मान लो कि आप कोई सा भी नाटक देख रहे हैं, तो उसके लिए जो रेडियो तरंगे हैं वो कहाँ से भेजी जाती है, हमारे पृथ्वी से भेजी जाती है और इस आयन मंडल में, और आयन मंडल में फिर क्या किया जाता है, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वहां से सब जगह के लिए प्रसारित की जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर कौन सा, 132। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 132 है कि निम्नांकित में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थानांतरित की गई। हमें पहला ऑप्शन दिया गया कि 1957 और 1957 नहीं साथियों, 1757 और 1761 और 1765 और 1773। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1765 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 133। आइए समझते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 133 है कि निम्नलिखित में से भूगोल को कौन सी शाखा पृथ्वी की सतह की स्थलाकृतियों और प्राकृतिक विशेषताओं के अध्ययन से संबंधित है। मानव भूगोल या भौतिक भूगोल या भू राजनीतिक भूगोल या आर्थिक भूगोल। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है, भौतिक भूगोल में ही हम किन चीजों का अध्ययन करेंगे, तो हम जो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह और इसकी जो स्थलाकृतियां हैं या प्राकृतिक विशेषताएं हैं, इनका अध्ययन हम किस में करेंगे, तो भौतिक विज्ञान की शाखा में करेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें मानव भूगोल में हम मानव के बारे में अध्ययन करेंगे। और अगर हम बात करें भू राजनीतिक भूगोल, तो भू राजनीतिक भूगोल में हम जो देश हैं, देशों की जो सीमाएं हैं उसका अध्ययन करेंगे। और अगर हम बात करें आर्थिक भूगोल, तो आर्थिक भूगोल में हम कि कौन से देश में किस प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं और कौन सा देश आर्थिक रूप से क्या है, ज्यादा सक्षम है। ठीक है, और अगर हम बात करें अब अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न कौन सा हो जाएगा, प्रश्न नंबर 134। आइए समझते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। हमें पहला दिया गया कि पश्चिम घाट और अगला दिया है कि थार मरुस्थल। थार मरुस्थल तो दोस्तों भारत में है ही नहीं, तो ये तो पहले ही कट जाएगा।
यहाँ पर पूछा गया कि भारत की बात, अगर हम बात करें दक्कन का पठार तो ये तो हमारे देश में है, सिंधु और गंगा के जो मैदान हैं ये भी अपने देश में है। तो अगर हम बात करें कि जैव विविधता के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, तो जो पश्चिम घाट है, पश्चिम घाट हमारे देश में जैव विविधता के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, या सबसे ज़्यादा यहाँ पर जैव विविधता होती है। और ये प्रश्न सीटेट में भी पूछा गया है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता क्यों होती है, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या होती है, यहाँ की जो वनस्पति है वो सदाबहार वाली है। यहाँ पर अत्यधिक बारिश होती है, और अत्यधिक बारिश के कारण हमने इससे पहले वाले प्रश्न में भी समझा था, जहाँ पर अत्यधिक बारिश होती है वहाँ पर जो जैव विविधता है या जो पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र में अनेक प्रकार की जैव विविधता देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 137, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का अध्ययन एवं मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कूट का क्या करना, हमें सही उत्तर छांटना है। तो अगर हम बात करें पहले का रामकृष्ण मिशन, तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें रहनुमाई, इसका जो सही मिलान हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 3 है, दादा भाई नौरोजी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सर्वे ट्रांस ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसका जो सही मिलान हो जाएगा वो स्पष्ट हो जाएगा, कौन सा, तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगर हम बात करें कि प्रार्थना जो समाज है, इसका सही मिलान कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही हो जाएगा, आर जी भंडारकर। ठीक है, तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 138, आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 138 को, समझते हैं कि प्रश्न नंबर 138 क्या है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष फिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। हमें ऑप्शन दिया गया है कि 1768, और अगला है कि 1784, और अगला है 1788, और अगला है कब, 1796। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिट्स एक्ट कब पारित हुआ, तो 1784 को। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो इटली इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 140, शाहजहानाबाद की धड़कन चांदनी चौक के बाजार का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया या किसके द्वारा बनाया गया। पहला ऑप्शन दिया गया हमें रोशन आरा, और अगला है गोहन आरा, और सी है जहां आरा, और अगर हम बात करें डी की मुमताज महल। तो अगर हम बात करें साथियों इस प्रश्न के सही उत्तर की कि शाहजहानाबाद की जो धड़कन है कौन सी, चांदनी चौक, इसका जो डिजाइन है वो किसके द्वारा तैयार किया गया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जहां आरा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 141, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 141 है कि निम्नांकित में से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता का नगर धोलावीरा स्थित था। एक तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है, और जो धोलावीरा है, धोलावीरा से एक प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है। इससे पहले जब हम प्रैक्टिस सेट क्लासें कर चुके हैं उसमें हमने सिंधु सभ्यता के बारे में बहुत डिटेल से हमने समझा है, और साथ में ये भी समझा था कि धोलावीरा से अगला प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। तो जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता के जितने भी नगर है वो 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन धोलावीरा उसका एक क्या है, एकमात्र ऐसा नगर है जो उसका अपवाद है, ये 2 भागों में ना विभाजित होकर 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, और यहां पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि धोलावीरा निम्न में से कहां स्थित है। ठीक है, तो हमें पहला दिया गया है कि कैम्बे की खाड़ी में, या बलूचिस्तान में, या कच्छ के रण में, या राजस्थान में। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो जो धोलावीरा है, धोलावीरा कहाँ, जो कच्छ का रण है, और कच्छ का रण कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है, और अगला प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि
जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में सबसे ज्यादा जो अवशेष है या सबसे बड़ा जो क्षेत्र है भारत के किस राज्य में है? तो गुजरात में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 142। प्रश्न नंबर 142 है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? पहला ऑप्शन है या पहला कथन है कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में नहीं है, तो ये भी उत्तराखंड में है। और अगला है कि भारतीय सुदूर संवेदनशील संस्थान, ये भी अपने उत्तराखंड में है। और अगला है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, तो ये भी अपने उत्तराखंड में है। लेकिन अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती जो राज संस्थान है, ये अपने उत्तराखंड में ना होकर ये कौन से राज्य में है? तेलंगाना में है। ये कौन से में है? तेलंगाना में है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 143। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 143 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामाजिक विज्ञान अध्ययन के शिक्षण के लिए सबसे आवश्यक है? हमें बताना है कि सामाजिक जो विज्ञान है या अध्ययन है इसके शिक्षक के लिए कौन सा गुण सर्वाधिक है? पहला दिया गया कि शैक्षिक योग्यता, अगला है कि व्यक्तित्व, और अगला है इच्छा शक्ति, और डी है बच्चों की समझ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि एक सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है उसके लिए सबसे आवश्यक क्या है कि बच्चों की समझ। क्योंकि जो बच्चे होते हैं, अलग अलग उम्र के जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। और साथ में बच्चे अगर समान उम्र के भी हैं तब भी वो क्या करते हैं? अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं? कुशाग्र बुद्धि के होते हैं कि जो कम समय में ही चीज़ों को क्या कर लेते हैं? सीख लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत समय के बाद चीज़ों को सीख पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बच्चों की समझ होना एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए जरूरी है। ठीक है, अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 144। निम्नांकित में से कौन सर्वप्रथम हम्पी के भग्नावशेषों का प्रकाश में लाया? ठीक है, या को प्रकाश में लाया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नल कॉलोनी मैंकेजी क्या लाए? सबसे पहले हम्पी को भग्नावशेषों में लाए। ठीक है, चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 100 कौन सा? 45। आइए समझते हैं। ग्लोब पर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा 0 डिग्री देशांतर को चिन्हित करती है? हमें बताना है कि ग्लोब पर कौन सी रेखा किसको 0 डिग्री देशांतर। तो साथियों हमने ग्लोब पर क्या समझा था? अक्षांश और देशांतर रेखाएं समझी थी। ये कौन सी रेखाएं हो जाएंगी? अक्षांश रेखाएं हो जाएगी। ये कौन सी? 0 डिग्री रेखा है, या इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, और ये कौन सी है? अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश। ठीक है, और हमें पूछा गया है यहां पर 0 डिग्री देशांतर, तो हमें देशांतर रेखाएं इधर समझनी पड़ेगी। तो ये वाली क्या हो जाएगी? 0 डिग्री देशांतर हो जाएगी, और ये फिर दूसरी अक्षांश देशांतर रेखाएं हो जाएगी। ठीक है, तो हमें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 0 डिग्री देशांतर निम्न में से कौन से को क्या करती है? चिन्हित करती है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है प्रमुख यामोत्तर, और जो ये 0 डिग्री देशांतर है इसे ही क्या कहा जाता है? प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। ठीक है, और अगला है कि भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा कौन सी है? जो ग्लोब को क्या करती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। ये वाला गोला थोड़ा सा सही नहीं बना है, थोड़ा सा इसे हम क्या कर लेंगे? अच्छे से बना लेंगे। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कौन सी हो जाएगी कि जो हमारे पृथ्वी को क्या करती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। इस रेखा को ही क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, और अगला है कि कर्क रेखा। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में है। 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा है भूमध्य रेखा के, इसे ही क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से अगली है मुख्य यामोत्तर। तो मुख्य यामोत्तर हमने समझ ली, ये वाली जो रेखा है ये कौन सी है? मुख्य यामोत्तर है। और अगला है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि। अंतरराष्ट्रीय तिथि भी दोस्तों क्या होती है? देशांतर रेखा ही होती है।
अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर होती है, तो ये यहाँ जैसे मान लो कि ये ग्लोब है, ग्लोब के आगे जो 0 डिग्री देशांतर है ये कौन सी होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर, या इसी को हम जीएमटी भी कहते हैं। जीएमटी, जीएमटी कौन सी होती है, जो प्रमुख यामोत्तर है या 0 डिग्री देशांतर है, यहीं से जो टाइम है वो यहीं से लिया गया है, ग्रीन बीच मेन टाइम लाइन, ठीक है, वो यही वाली है। लेकिन अगर हम बात करें 0 डिग्री देशांतर, जो हमें प्रश्न में पूछा गया है, 0 डिग्री देशांतर तो हो गया, अब जो अगला है कौन सा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को साथियों हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लो कि ये ग्लोब है, ठीक है, और ग्लोब पर ये क्या हो जाएंगी, देशांतर रेखाएं ऐसे में होंगी जैसे कि यहां पर दिखाया भी गया है। तो 0 डिग्री जो देशांतर है वो यहां पर आगे है, इसे क्या कहा जाता है, इसे जीएमटी कहा जाता है, या इसे ही प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है, ठीक है। और इसके ठीक पीछे, इसके ठीक पीछे जो देशांतर रेखा होगी वो कौन सी होगी, इसके ठीक पीछे यहां पर ये कौन सी होगी, 180 जो देशांतर रेखा है, 180 नंबर की जो देशांतर रेखा है वो इसके 0 डिग्री की क्या होगी, ठीक पीछे होगी, उसे ही क्या कहा जाता है साथियों, उसे ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर, और यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो कौन सा, 0 डिग्री देशांतर कौन सा है, तो प्रमुख यामोत्तर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो साथियों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा, 146, निम्नलिखित में से पृथ्वी के वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से सर्वाधिक मात्रा कौन सी गैस की है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितना, 78% नाइट्रोजन है, और इसी प्रकार से कितना, 21% क्या है, ऑक्सीजन है, और ये कितना हो जाएगा, 99%, तो ये दो गैसें हो जाएंगी। बाकी अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड तो ये कितना है, तो ये 0.03% है। इसी प्रकार से बाकी जो अन्य गैसें हैं वो सब के सब क्या है, 1%, 1% सारी गैसें हैं, और 99% ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है हमारे वायुमंडल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाल यारी दिव्य प्रबंधम नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हमें ऑप्शन दिया गया है कि वीरशैव और नायर और लिंगायत और अलवार। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अलवार हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये अलवार क्या है, तो अलवार क्या है साथियों, ये दक्षिण भारत में जो तमिल संत है उन्हें ही क्या कहा जाता है, अलवार कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न है वो है, वह सीमा जहां दो विभिन्न वायु राशियां मिलती है वो क्या कहलाती है। हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया कि वाताग्र कहलाती है, या गर्त कहलाती है, या जेस्ट स्ट्रीम कहलाती है, या चक्रवात कहलाती है। दोस्तों तो जहां दो जल राशियां, या जहां जल राशियां नहीं, जहां दो वायु राशियां मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं, वाताग्र कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न रहने वाला है। तो साथियों सेकंड लास्ट प्रश्न को करने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रख दें, ताकि इस प्रकार की आने वाली जो वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इसलिए क्या करें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल बुरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद निम्नांकित में से किस भाषा में लिखी गई है। हमें पहला दिया गया है कि फारसी में है, या तुर्की में है, या अरबी में है, या उर्दू में है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, कि अल बुरूनी की जो किताब है, कौन सी किताब है उल हिंद, ये किस भाषा में है, तो ये अरबी में है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों आज के अंतिम प्रश्न की ओर, और अंतिम प्रश्न है कि निम्नांकित चौल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि का कौन सा प्रकार जैन संस्थाओं को दान में दिया जाता था।
तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पल्लीच्छदम इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दोस्तों इस क्लास को अपने उन सभी साथियों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें जिनका भी इस बार यूटेट का पेपर हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।